हमें एक के बाद एक बहुत सारी छींकें आए, पानी आने लग जाए, आँख बहने लग जाए, तो ये एलर्जी का रूप ले लेता है। जब ज़ुकाम होता है तो ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। नेगेटिव प्रेशर के कारण कान का पर्दा अंदर की तरफ हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, लाली आ सकती है, कान के पीछे पस इकट्ठा हो सकता है। इन कारणों की वजह से कान में दर्द हो सकता है। तो अगर बच्चों को ज़ुकाम है तो बहुत ज़रूरी है कि दवा नाक में डाली जाए, कान में ना डाली जाए, अगर कान में दर्द हो। कान बहने का अक्सर सबसे बड़ा कारण होता है कान के पर्दे में छेद होना। ये सबसे कॉमन है। हेडफोन, ईयरफोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोगों की सुनने की जो क्षमता होती है, वो कहाँ तक नुकसानदेह रहती है? हमें बनाया गया था कि हम हर फ्रीक्वेंसी की, नेचर के सारे साउंड को एंजॉय करें। ये तो मैन मेड क्रिएशन है जो ईयरफोन्स हैं। ये डेफिनेटली हमारी हियरिंग हेल्थ को खराब करता है। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि माचिस की तीली, कॉटन के बड से कान साफ करते हैं और उसके बाद उन्हें दर्द हो जाता है। कान का मैल सिर्फ उन केसेस में साफ कराना होता है जब वो पूरे कान को ब्लॉक कर दे या सुनाई में असर करने लगे। अचानक आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं सुनाई दे रहा है, एक कान ब्लॉक हो गया है या उसमें सीटियां जैसी आवाज आने लग गई है या साथ में चक्कर आ रहे हैं। यदि ये है तो पहले के 24 घंटे बहुत कीमती होते हैं और ऐसे में आपको अपने डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना चाहिए। गर्म ठंडा अपने आप गला खराब नहीं करता है। जब हम ठंड से एक्सपोज्ड होते हैं तो बॉडी के अंदर जो नॉर्मल वायरल पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं और वो आपके अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि जो गुटखा खाते हैं या तंबाकू खाते हैं उनको मुंह का कैंसर या जीभ का कैंसर होता है। जो सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं उनको गले का या फिर लंग्स का कैंसर होता है। कि जो छोटे बच्चे होते हैं अगर वो मुंह से सांस ले रहे हैं तो ये उनके लिए हेल्दी नहीं है। अगर मान लीजिए हम एडिनॉइड्स को ठीक नहीं करते हैं तो कुछ साल में हम देखेंगे कि ये होंठ पतला हो जाएगा, ये दांत बाहर आ जाएंगे, ये तालू ऊपर चला जाएगा और ये सब पेन फ्री होता है, दर्द नहीं होता है। इसलिए पेरेंट्स को पता नहीं चलता कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। सुनाई ना देना, इसकी कंप्लेंट बच्चा आपको नहीं कर पाएगा कि मुझे कम सुन रहा है। दर्द एक ऐसी चीज है जिसमें आप हॉस्पिटल में पहले दिन पहुंच जाओगे, लेकिन कम सुनना अक्सर बच्चे खुद नहीं बता पाते। कुछ बातों पे ध्यान देना ज़रूरी है कि क्या वो टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज़ करके सुन रहे हैं, क्या उनको हम जब पीछे से बुलाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कम ध्यान दे रहे हैं। जो वो वाले पेशे हैं जिनमें वॉइस को प्रोफेशनली यूज़ करना होता है, यानी जिनका काम ही या धंधा ही बात करने से होता है और जिनको बहुत ज़ोर लगा के बड़ी ऑडियंसेस से बात करनी पड़ती है, उन लोगों की बोलने की तारों के ऊपर सूजन या नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो मैं आपसे ये और जानना चाहूंगी कि कान, नाक और गले में ऐसी कौन सी समस्या है जिसको होते ही हमें तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास चले जाना चाहिए? सडनली अगर हियरिंग लॉस हो जाए या कान में आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाए, अगर ऐसा है तो ये एक इमरजेंसी है, या कान से ब्लीडिंग हो। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आदमी का सुनाई कम होने लगता है तो वो सोशली कटने लग जाता है। 3 सलाह दे दीजिए बस हमारे दर्शकों को, जिससे कि वो नॉर्मल कुछ भी इशू हो तो वो अपना सॉल्यूशन खुद निकाल सके। नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, डॉक्टर आसिमा सक्सेना। ईएनटी सर्जन डॉक्टर आसिमा सक्सेना को 13 व 14 दिसंबर को फरीदाबाद में आयोजित ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की हरियाणा इकाई के सम्मेलन में इन्हें यंग ईएनटी सर्जन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ईएनटी सर्जन्स के इस सम्मेलन में इनके पिता डॉक्टर आदेश सक्सेना भी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। सबसे पहले तो आप अपने बारे में और 13 और 14 दिसंबर को आपको जो फरीदाबाद में जो अवार्ड दिया गया है उसके बारे में बताएं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर आसिमा सक्सेना। 13-14 दिसंबर को फरीदाबाद में ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजिस्ट यानी कान नाक गले की हरियाणा मीटिंग में मुझे यंग ईएनटी सर्जन अवार्ड मिला। ये अवार्ड 40 साल से कम के उन सर्जन्स को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ भी एडवांस्ड काम किया हो, जैसे रिसर्च या सर्जरी। तो हमने क्षेत्र की सबसे पहली कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी, जो कि म्यूट एंड डेफ यानी जो बच्चे जन्म से नहीं सुन सकते हैं उनको सुनने के लिए जो सर्जरीज करी हैं, तो उस क्षेत्र में मैंने क्योंकि काम आगे बढ़ाया है तो इसके लिए मुझे स्टेट ने सम्मानित किया है। तो मैम, अब आपसे हम जानेंगे कि मेडिकल से रिलेटेड आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ईएनटी होता क्या है? तो ईएनटी होता है ई फॉर ईयर, एन फॉर नोज,
एंड टी फॉर थ्रोट। तो कान नाक गले की जो सब स्पेशलिटी है, क्योंकि ये सब आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए इसको ईएनटी एक शाखा बना के हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं और इन सारी समस्याओं का हल करते हैं। ईएनटी से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं हमें देखने को मिलती है? जैसे अब वेदर चेंज हो रहा है, जिस तरीके से मौसम में बदलाव आता है उस तरीके से लोगों को समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो इस मौसम में लोगों को फेस करनी पड़ती हैं? सबसे पहले तो विंटर्स के अंदर बहुत कॉमन है कि एलर्जीज बढ़ जाती हैं। तो नाक से संबंधित जो हम समस्याएं देखते हैं वो है छींकें आना, पानी आना, नाक का रुक जाना, गले के अंदर खराश होना, खुजली होना, खांसी आना, एंड कान के अंदर नाक से जुकाम के कारण दर्द हो जाना। तो ये कॉमन समस्याएं हैं जो हम विंटर्स में, सीजन चेंज में और विद पोल्यूशन देखते हैं। और मैम, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रही हैं कि छींके आना, जुकाम होना, तो ये कहाँ तक तो नॉर्मल है और कहाँ किस तरीके से पता चलेगा कि ये बीमारियां अब एलर्जी का रूप ले चुकी हैं या साइनस का रूप ले चुकी हैं? ये जो बीमारियां होती है किस कारण होती है और कैसे होती है? इसके लिए मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि एलर्जी होती क्या है। एलर्जी बॉडी का एक तरीके से हाइपर सेंसिटिव या हाइपर रिएक्शन होता है। एक नॉर्मल छींक आना या खांसी आना ये बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। मान लीजिए एक धूल का कण है जो हमारे सांस के रास्ते में जा रहा है, तो हम जोर से छींकेंगे जिससे कि वो बाहर दूर तक फेंक जाएगा और हमारे सांस के रास्ते में नहीं जाएगा। ये नॉर्मल प्रोटेक्टिव रिएक्शन है। लेकिन जब यही चीज़ धूल का कण हो या ना हो पर अंदर आए और हमें एक के बाद एक बहुत सारी छींकें आए, पानी आने लग जाए, आंख बहने लग जाए, तो ये एलर्जी का रूप ले लेता है। और जो दूसरी धारणा है जिसको हमें एलर्जी और साइनसाइटिस को अलग समझाना है, तो एलर्जी होता है छींकें आना, पानी आना। साइनसेस हमारे चेहरे के अंदर कैविटीज़ होती हैं जो कि ह्यूमिडिफिकेशन, वेंटिलेशन ये सब करती हैं। तो जब जुकाम का पानी इनके अंदर भर जाए और इनके कारण चेहरे में भारीपन आ जाए तो उसको साइनसाइटिस कहते हैं। से ये भी बताएं आप हमें कि जैसे जुकाम हो जाता है तो ऐसे बोलते हैं कि जुकाम की वजह से कान में भी दर्द हो जाता है, तो बच्चों में भी ये तकलीफ देखी जाती है खासकर, तो क्या करना चाहिए? तो ये बिल्कुल सही है, विंटर्स में स्पेशली। और जुकाम लगने से नाक और कान जो होता है ये आपस में एक ट्यूब से कनेक्टेड होता है। इस ट्यूब को हम यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि यदि आप नाक बंद करें और गाल में हवा फुलाएं तो कान के पर्दे बाहर की तरफ पॉपअप हो जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नाक और कान आपस में कनेक्टेड है। जब जुकाम होता है तो ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। नेगेटिव प्रेशर के कारण कान का पर्दा अंदर की तरफ हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, लाली आ सकती है, कान के पीछे पस इकट्ठा हो सकता है। इन कारणों की वजह से कान में दर्द हो सकता है। तो अगर बच्चों को जुकाम है तो बहुत ज़रूरी है कि दवा नाक में डाली जाए, कान में ना डाली जाए अगर कान में दर्द हो। और एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि जैसे काफ़ी लोगों को कान में दर्द होता है, कान बहने लग जाता है, उसके पीछे क्या कारण होता है? कान बहने का अक्सर सबसे बड़ा कारण होता है कान के पर्दे में छेद होना। ये सबसे कॉमन है। कुछ अनकॉमन कॉजेज भी होते हैं जैसे कि हड्डी का गलना, हमारे कान के अंदर सुनाई की हड्डियां होती हैं, यदि वो गलने लग जाए। तीसरा कारण हो सकता है कोई स्किन कंडीशन हो, जब हम कान साफ करते हैं उसके बाद फंगस लग जाता है। तो ये सारे कारण होते हैं जिससे कान में मवाद आना स्टार्ट हो सकता है। और एक सवाल ये भी है कि आज की जनरेशन में हेडफोन, ईयरफोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोगों की सुनने की जो क्षमता होती है वो कहाँ तक नुकसानदेह रहती है कि लोगों के सुनने की क्षमता को कम कर देती है? कितना इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह से करना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये सोचें तो कुदरती हम लोगों को कान के अंदर बैठ के आवाज़ सुनने के लिए नहीं बनाया गया था। हमें बनाया गया था कि हम हर फ्रीक्वेंसी की, नेचर के सारे साउंड को एंजॉय करें। ये तो मैन मेड क्रिएशन है जो ईयरफोन्स हैं। ये डेफिनेटली हमारी हियरिंग हेल्थ को ख़राब करता है। अब लेकिन टाइम ऐसा आ गया है कि सबको यूज़ करना पड़ता है, कभी जॉब के लिए, कभी काम के लिए। तो बेहतर तो होगा कि हम इसका प्रयोग ना करें। बट अगर हमें करना ही है तो WHO ने जो गाइडलाइंस दे रखी हैं उसको 60-60 गाइडलाइन कहा जाता है, जिसके अंदर हमारे को जो डिवाइस सेटिंग है उसके 60% वॉल्यूम पे सुनना होता है एंड 60 मिनट्स एट ए टाइम सुनना होता है। उसके बाद हमें लिसनिंग ब्रेक लेना चाहिए। 60-60 रूल फॉलो करने से हम अपनी हियरिंग हेल्थ को बचा सकते हैं। अदरवाइज नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस यानी कि तेज़ आवाज़ सुनने से कान
के सुनने की क्षमता लॉन्ग टर्म में कम होती हुई सब स्टडीज में दिखाई गई है। एक ये सवाल भी है मेरा कि बहुत से लोग ऐसे होते कि जैसे माचिस की तिल्ली हो गई, पिन हो गई, ईयरबड्स हो गए, उनका इस्तेमाल करते हैं अपने कान को क्लीन करने के लिए। लेकिन वो ऐसा भी होता है कि क्या पता फ़ायदा भी देती हो या नुकसान देती हो। आप क्या बताना चाहेंगे, उससे फ़ायदा है या नुकसान है? यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उसके बारे में बताएँ। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि माचिस की तीली, कॉटन के बड से कान साफ करते हैं और उसके बाद उन्हें दर्द हो जाता है या वो पीस टूट के कान के अंदर रह जाता है। तो एज ए ईएनटी सर्जन ये 100% नुकसानदायक ही है। आपको कभी नहीं समझ आएगा कि आप कितना डीप चले गए, आपने कान के पर्दे में चोट कर दी या कान के रास्ते में चोट कर दी जिससे कि सूजन हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा ईयर होता है और जो इसके अंदर वैक्स बनता है ये सेल्फ क्लीन होता है, यानी जब हम चबाते हैं तो मैल अंदर से बाहर की तरफ आता है। यदि हम कॉटन बड का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके टिप्स से मैल को और अंदर पुश कर देते हैं और साइड से मैल को निकालते हैं, तो अक्सर इसके बाद कान में ब्लॉकेज या दर्द होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हम लोग एज ईएनटी सर्जन्स बिल्कुल मना करते हैं कि आपको कान को खुद से साफ नहीं करना होता है। चिन्नी इंगली का जो साइज़ है उससे आप कान को बाहर से या पीछे से इस तरह से रब कर सकते हैं अगर बहुत इचिंग हो, इससे ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है। जैसे कि देखा जाता है कि कान में नॉर्मल वैक्स या गंदगी तो रहती है, तो कहाँ तक तो नॉर्मल है और कितने टाइम के बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए उसको क्लीन कराने के लिए? तो कभी आपने देखा है कि जानवर जो हैं वो वैक्स निकलवा रहे हैं या अपने कान को बड से साफ कर रहे हैं? वो लोग भी, उनके भी कान में वैक्स बनता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो अंदर डस्ट को ट्रैप कर लेता है। कान का मैल सिर्फ उन केसेस में साफ कराना होता है जब वो पूरे कान को ब्लॉक कर दे या सुनाई में असर करने लगे। और कुछ लोगों के अंदर हार्ड वैक्स नेचुरली बनता है जो कि कान में ब्लॉकेज कॉज करता है। उन लोगों को डॉक्टर से क्लीन कराना चाहिए और बाकी लोगों को अपने कान को नॉर्मली नहीं छेड़ना चाहिए। एक ये भी होता है कि अचानक से सुनाई देना कम हो जाता है, तो वो जो स्टार्टिंग होती है वो 24 घंटे के अंदर क्या अहमियत रखती है कि क्या करना चाहिए उस टाइम पे, अगर एकदम से सुनाई देना बंद हो गया तो? एक कंडीशन होती है जो कि हम ईएनटी में इमरजेंसी मानते हैं, जिसको हम बोलते हैं सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, यानी कि अचानक आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं सुनाई दे रहा है, एक कान ब्लॉक हो गया है या उसमें सीटियां जैसी आवाज़ आने लग गई है या साथ में चक्कर आ रहे हैं। यदि ये है तो पहले के 24 घंटे बहुत कीमती होते हैं और ऐसे में आपको अपने डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना चाहिए। ये पोल्यूशन रहता है, धूल मिट्टी रहती है, पोल्यूशन हो जाता है, उससे नाक कान को किस तरीके से इफेक्ट डालता है पोल्यूशन हमारे लिए? सो पोल्यूशन में जो हमारे लिए डेंजरस है वो है पार्टिकुलेट मैटर, जो पीएम या हम एक्यूआई कैलकुलेट करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो जब हम सांस के रास्ते में अंदर लेते हैं तो हमारे जो नाक के अंदर बाल होते हैं या सीलिया होता है ये उसको ट्रैप करने की कोशिश करता है। ये हमारा नेचुरल नहीं है, इसीलिए ये अंदर जाकर इरिटेशन कॉज करता है, केमिकल इरिटेशन, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे, इरिटेटिव रिस्पॉन्सेज यानी कॉफ, ये सब बढ़ जाएगा। तो इसीलिए पोल्यूशन जो है वो हमारे ओवरऑल सांस के हेल्थ के लिए, हमारे लंग्स के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जहाँ तक हो सके इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो जब आप पोल्यूशन में बाहर जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, जब आप घर में रह रहे हैं तो एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें, ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स और बेटर डाइट लें और इंडोर इस तरह के प्लांट्स लगाएं जो कि ऑक्सीजन और को ज़्यादा देते हैं। एक ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसा बोलते हैं कि ठंडा खा लिया, कभी गर्म खा लिया, वो हमारे गले को नुकसानदेह रहता है, गले पे इफ़ेक्ट डालता है, तो उसके पीछे क्या कारण रहता है? तो इसके पीछे की जो साइंस है उसको समझना ज़रूरी है। गरम ठंडा अपने आप गला खराब नहीं करता है। जब हम ठंड से एक्सपोज्ड होते हैं तो बॉडी के अंदर जो नॉर्मल वायरल पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं और वो आपके अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो हम सर्दियों में देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं क्योंकि ठंड के एक्सपोजर से वायरस पार्टिकल्स ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसीलिए सर्दियों में ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब होना ज़्यादा कॉमन होता है और उसी के टाइम पर आपको परहेज़ में भी यही समझाया जाएगा कि ठंडी चीज़ें, बर्फ़ का पानी, आइसक्रीम इनका सेवन ना करें क्योंकि ये वायरस की ग्रोथ को प्रमोट करता है। बिल्कुल, बहुत से लोग गुटखा खाते हैं, तम्बाकू लेते हैं, सिगरेट पीते हैं और वो एक तरीके से कैंसर का कारण बनता है, तो क्या करना चाहिए?
कि इस बीमारी से बच सके, किसी तरीके से बचाव हो सके, क्या करें? तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि जो गुटखा खाते हैं या तंबाकू खाते हैं, उनको मुंह का कैंसर या जीभ का कैंसर होता है। जो सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, उनको गले का या फिर लंग्स का कैंसर होता है। तो इससे हमें डायरेक्ट कोरिलेशन ये मिलता है कि इन चीज़ों के सेवन से कैंसर की संभावना रहती है। और हम ये भी देखते हैं कि जो गुटखा जहाँ रखते हैं, वहीं से छाले की शुरुआत होती है और वहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप इनका सेवन कर रहे हैं तो आपको इसको छोड़ देना चाहिए। इससे बेटर ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन से बेटर ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। दूसरा, लेकिन अगर आपका कोई छाला है या आपके गले में दर्द है या वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको उसको सबसे पहले दिखाना चाहिए। बहुत से लोग माउथ फ्रेशनर का यूज़ करते हैं, तो वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? ये बहुत ज़रूरी है कि पैकेट में पड़े माउथ फ्रेशनर में है क्या। अगर उसमें सुपारी है, खैनी है, जर्दा है, तो ये जो सारे कंपाउंड्स हैं जैसे बीटल नट, एरिका नट, ये कैंसर कॉजिंग है। यदि आपके माउथ फ्रेशनर के अंदर सिर्फ सौंफ है, चीनी है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सेफ़ है। बट बाकी के जो पदार्थ हैं वो सेफ़ नहीं है, वो कैंसर कॉजिंग है। एक मैं ये भी जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि छोटे बच्चे रहते हैं और वो सोते टाइम जैसे जो बड़े लोग जैसे तो बोलते हैं खर्राटे लेते हैं, इसी तरीके से छोटे बच्चों की भी आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके पीछे क्या कारण रहता है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो मुंह से सांस ले रहे हैं तो ये उनके लिए हेल्दी नहीं है। नाक भगवान ने हमारा सबसे अच्छा प्योरीफायर, ह्यूमिडिफायर बनाया हुआ है। जब नाक बाईपास हो जाती है तो बच्चे मुंह खोल के सांस लेते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि नाक के पीछे एक मांस होता है जिसको हम एडिनॉइड बोलते हैं। जैसे गले में टॉन्सिल होते हैं, इसी तरीके से नाक के पीछे एडिनॉइड्स होते हैं। और जब ये बढ़ जाते हैं, ये अक्सर 2-2.5 साल की उम्र से स्टार्ट होते हैं और 14 साल तक अपने आप खत्म हो जाते हैं। बट एक टाइम अगर रिपीटेड इन्फेक्शंस होने लगे तो ऐसा होता है कि ये साइज में बढ़ जाते हैं और नाक को रोक देते हैं। इस कारण से बच्चों को मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है। और कभी भी हवा भिज्जी जगह से जाएगी तो आवाज़ पैदा करेगी। तो बेसिकली जब सांस लेने की जगह ही कम है तो खर्राटे आते हैं। तो बच्चों के अंदर मुंह खोल के सांस लेना, खर्राटे लेना, इसको इग्नोर नहीं करना होता है और एडिनॉइड्स के लिए चेक करना होता है, नहीं तो ये इन्फेक्शन बार बार होता है। दूसरी चीज़ जो समझनी है, जब नाक में वेंटिलेशन नहीं होगा तो ये साइनसेस ढंग से नहीं बनेंगे। तो अगर मान लीजिए हम एडिनॉइड्स को ठीक नहीं करते हैं तो कुछ साल में हम देखेंगे कि ये होंठ पतला हो जाएगा, ये दांत बाहर आ जाएंगे, ये तालू ऊपर चला जाएगा और ये सब पेन फ्री होता है, दर्द नहीं होता है। इसलिए पेरेंट्स को पता नहीं चलता कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको इग्नोर नहीं करना होता है। बच्चों में खर्राटे, बच्चों में जुकाम बार बार लगना, जुकाम के साथ कान में दर्द होना, ये सब एडिनॉइड्स के साइंस एंड सिम्टम्स हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं टीवी देखते रहते हैं और टीवी देखते देखते वॉल्यूम को हाई कर लेते हैं, फिर पेरेंट्स लो करेंगे, फिर उसके बाद वो फिर से हाई कर लेते हैं। तो पेरेंट्स को उस कंडीशन में उस टाइम पे क्या समझना चाहिए कि बच्चे को कुछ तकलीफ है या नॉर्मल वो वॉइस को इंक्रीज कर रहा है? सुनाई ना देना, इसकी कंप्लेंट बच्चा आपको नहीं कर पाएगा कि मुझे कम सुन रहा है। दर्द एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप हॉस्पिटल में पहले दिन पहुंच जाओगे, लेकिन कम सुनना अक्सर बच्चे खुद नहीं बता पाते हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स के लिए ये चीज़ों पे, कुछ बातों पे ध्यान देना ज़रूरी है कि क्या वो टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज़ करके सुन रहे हैं, क्या उनको हम जब पीछे से बुलाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कम ध्यान दे रहे हैं, या फिर कई बार ये वाली फीलिंग आती है कि कुछ कुछ बातें सुन लेता है लेकिन हर बार नहीं सुनता है। तो अगर आपको इस तरह का महसूस हो रहा हो या बच्चा स्कूल में पीछे जा रहा हो क्योंकि उसने क्लास में बताई हुई बातें मिस कर दी हैं, तो फिर आपको उनका एक सुनाई की जांच ज़रूर करानी चाहिए। बिल्कुल। एक मेरा आपसे सवाल ये भी है कि जैसे बच्चों को नेबुलाइज किया जाता है, बड़े लोगों को गर्म पानी की भाप लेने की सलाह दी जाती है, तो वो कहाँ तक फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? क्या करना चाहिए? इसमें इम्पॉर्टेंट है ये कि हम समझें इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। भाप जो है, स्टीम, वो गर्म पानी को उबाल के जो बनती है वो गर्म भाप होती है। जो नेबुलाइजेशन है वो ठंडी भाप है, एटोमाइजेशन है। उसके अंदर जो लिक्विड को उस मशीन में डाला जाता है, वो लिक्विड को ब्रेक करके वेपर बनाता है जिसको हमें सांस लेनी होती है। तो नेबुलाइजर ठंडी भाप है और स्टीम गर्म भाप है।
नेबुलाइजेशन हमेशा दवाई के साथ होगी और स्टीम के अंदर हम चाहे तो विक्स वगैरह की कैप्सूल्स डाल सकते हैं। मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो भाप के कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। उसका काम मैकेनिकल क्लीनिंग होता है, यानी कि वो आपके श्वास के रास्ते में जाएगी और जो थोड़े बहुत म्यूकस के प्लग्स हैं उसको क्लियर कर देगी। तो भाप आप सेफली खुद भी ले सकते हैं, उसके लिए डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत नहीं है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि विंटर्स में या ठंड में वायरस ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमने ठंड को गर्म दे दिया तो वायरस की मल्टीप्लिकेशन कम हो जाती है। जो नेबुलाइजेशन है वो दवा के साथ होती है, तो वो हमेशा डॉक्टर की सलाह से और उनकी बताई हुई मात्रा में ही करनी चाहिए, अपने आप नहीं करनी चाहिए। अब हम गले को लेकर आपसे सवाल जानना चाहेंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत बातें करने का शौक होता है, बहुत से ऐसे प्रोफेशन होते हैं जैसे टीचर हो गए, सिंगर हो गई, एंकर हो गई, उनको बहुत ज़्यादा बोलना होता है, तो इस कारण उनकी आवाज़ बैठ जाती है, गला बैठ जाता है, ऐसा हो जाता है। तो उनको क्या करना चाहिए कि उनका गला भी ठीक रहे और वो अपने काम को भी करते रहे, उनको प्रॉब्लम वो फेस ना करनी पड़े? तो ये जो आप बात कर रहे हैं इनको बोलते हैं सिंगर्स नोड्यूल्स या टीचर्स नोड्यूल्स। जो वो वाले पेशे हैं जिनमें वॉइस को प्रोफेशनली यूज़ करना होता है, यानी जिनका काम ही या धंधा ही बात करने से होता है और जिनको बहुत ज़ोर लगा के बड़ी ऑडियंसेस से बात करनी पड़ती है, उन लोगों की बोलने की तारों के ऊपर सूजन या नोड्यूल्स बन जाते हैं, जिसके कारण गला बैठ सकता है, आवाज़ बैठ सकती है, आवाज़ की क्वालिटी चेंज हो सकती है। अगर आपको ऐसा हो जाए तो आपको सबसे पहले तो कम बोलना है, आवाज़ को आराम देना है, क्योंकि ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये भी मसल्स हैं। और जैसे मान लीजिए सिंगर्स हैं तो हम ये जानते हैं कि वो कभी भी बिना वार्म अप के गायकी नहीं करते हैं, क्योंकि ये भी मसल्स है, तो इनको पहले वार्म अप करना होता है और फिर इन्हें प्रोफेशनली यूज़ करना होता है। जैसे अभी मैं आपकी बात को बीच में काटना चाहूँगी, मैं ये भी चाहूँगी कि ये लोग क्या, जैसे बताया जाता है कि गुनगुना पानी लो, उसमें नमक डालो, फिर उससे अगर आप गरारे करते हो तो आपका गला ठीक हो जाता है। तो अगर ये इस तरह का इस्तेमाल करें, इन चीज़ों का यूज़ करें, गरारे करें, तो उससे क्या इनको फ़ायदा मिल सकता है? मॉडरेशन में यस, क्योंकि नॉर्मली जब हम गर्म पानी एंड सॉल्ट लेते हैं तो वो जो स्वेलिंग या एडिमा होता है उसको खींचता है, कम करता है। ये सिर्फ गुड हेल्थ के लिए मॉडरेशन में किया जा सकता है, बट ये ट्रीटमेंट या सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। बिल्कुल। और एक ये भी है कि जैसे आप सोशल मीडिया देखते होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, आप ऐसा कर लेंगे तो आपको इस बीमारी से बचाव हो जाएगा, आप ऐसा करेंगे तो इस बीमारी से बचाव हो जाएगा। तो उनकी बातों पर हम कहाँ तक विश्वास कर सकते हैं? आपको हमेशा ये देखना है कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। जो जना वो वीडियो बना रहा है उसने खुद कितना पढ़ा हुआ है, उसका खुद का कितना एक्सपीरियंस है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, और फिर ही आपको विश्वास करना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर पढ़ा लिखा हुआ इंसान एडवाइस दे रहा है तो उसमें ज़रूर वेट होगा, बट अगर कोई इन्फ्लुएंसर है जो सिर्फ नुस्खे बता रहा है, खुद पे आजमा रहा है या कोई प्रोडक्ट को पुश कर रहा है, तो ऐसी सलाह पर हम लोगों को रिलाई नहीं करना चाहिए। एंड अगर मेडिकल इमरजेंसीज है या कोई चीज़ है जो नहीं ठीक हो रही है तो उसको तो नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आसिमा जी, मेरा एक सवाल आपसे और, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं आपसे ये और जानना चाहूँगी कि कान, नाक और गले में ऐसी कौन सी एक समस्या है जिसको होते ही हमें तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास चले जाना चाहिए? तो अगर मैं हर एक की एक एक इमरजेंसी पकड़ूं तो कान की इमरजेंसी है, कान के अंदर से सडनली अगर हियरिंग लॉस हो जाए या कान में आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाए, अगर ऐसा है तो ये एक इमरजेंसी है, या कान से ब्लीडिंग हो तो ये एक इमरजेंसी है। इसी तरीके से नाक के अंदर जो सबसे बड़ी इमरजेंसी है वो है नाक से ब्लीडिंग आना और तेज़ ब्लीडिंग आना। अगर छोटी मोटी ब्लीडिंग आती है, बच्चों में आती है नक्सीरी, तो हम नाक को इस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं 120 सेकंड के लिए और ठंडा पानी की पट्टी कर सकते हैं, या ठंडे पानी के अंदर रनिंग बच्चे को सर पे रख सकते हैं। बट अगर उससे ज़्यादा हो तो वो एक इमरजेंसी है। एंड गले के लिए मैं बोलूँगी, अगर सांस में दिक्कत हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको खुल के सांस नहीं आ रहा है, आवाज़ में चेंज है, तो ये भी एक इमरजेंसी है जिसके अंदर आपको डॉक्टर से जल्द संपर्क करना होता है। एक सवाल ये भी है कि जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े जो लोग हो चुके हैं, तो उनको सुनाई देना कम हो जाता है, तो हम इसको कैसे पहचानें कि ये अब बीमारी है या अब उम्र का पड़ाव आ चुका है, उम्र का असर आ चुका है, तो किस तरीके से पहचानेंगे हम उसको? अक्सर जो बुजुर्ग लोग होंगे,
अगर वो नस कमज़ोर होने की वजह से कम सुन पा रहे हैं तो ये अचानक नहीं होगा, ये धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा। यदि ये किसी बीमारी की वजह से होता है तो ये अचानक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और एज उसमें कम होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आदमी का सुनाई कम होने लगता है तो वो सोशली कटने लग जाता है, क्योंकि कौन है जो बार बार बोलेगा कि है। तो इसलिए क्या होता है, हियरिंग लॉस के साथ साथ हम ये देखते हैं कि डिप्रेशन और डिमेंशिया यानी भूल जाना, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस कम होता है और जब आप कॉन्स्टेंटली लोगों से बातचीत नहीं करते हैं तो आपका माइंड भी उतना एक्टिव नहीं रहता है। तो हियरिंग लॉस के साथ डिमेंशिया यानी भूल जाने की प्रॉब्लम, और दूसरा डिप्रेशन, क्योंकि जब आप और लोगों से बात नहीं कर पाते तो आप कटा हुआ महसूस करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनको हियरिंग लॉस होता है वो आना जाना पसंद नहीं करते हैं, ग्रुप में बैठना पसंद नहीं करते हैं और अपने अपने में रहकर डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। डॉक्टर आसिमा जी, मैं आपसे एक अंतिम सवाल जानना चाहूँगी। 3 सलाह दे दीजिए बस हमारे दर्शकों को, जिससे कि वो नॉर्मल कुछ भी इशू हो तो वो अपना सॉल्यूशन खुद निकाल सके। तो अगर बेसिक सलाह देनी हो तो मैं ये कहूँगी कि एक तो कान को खुद से ना खुजलाएं, अगर खुजलाना ही है तो केवल बाहर बाहर से, अंदर कुछ भी ना दें। दूसरा, नाक में अगर आपको रुकावट है तो सेलाइन नेज़ल ड्रॉप्स हम अपने आप से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इसी तरीके से मॉडरेशन में भाप भी हम खूब ले सकते हैं, इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। और परहेज़ में हमें खट्टी ठंडी चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाले और तली हुई चीज़ें, इनको अवॉइड करना होता है। आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया, सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक Thank you. आपने बुलाया।